हेलो साथियों, आज हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय बताने जा रहे हैं। पीसी एक्ट का निर्णय है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मामला है चिरौंजी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2008 CRILJ 1784। निर्णय है 14 फरवरी 2008 का। धारा है 713 1D पीसी एक्ट 1988 और इसमें अभियुक्त है हेड कांस्टेबल प्रधान आरक्षक। और जो मामले के संक्षिप्त विवरण भी हम बता देते हैं। शिकायतकर्ता के खिलाफ चोरी का मामला कायम हुआ और चोरी के मामले में शिकायतकर्ता ने अग्रिम जमानत ले ली। अग्रिम जमानत लेने के बाद थाने गया। थाने में फिर क्या होता है, थाने में 5,000 रुपए की मांग की जाती है। किसके द्वारा मांग की जाती है? शिकायत के अनुसार जब वह शिकायतकर्ता थाने गया अग्रिम जमानत पत्र दाखिल करने के लिए, तो एसएचओ और अभियुक्त के द्वारा 5,000 रुपए की मांग की जाती है और 1,500 रुपए 19/12/1986 को देने की बात होती है। और यह भी बात होती है, क्या बात होती है कि यह रुपए एसएचओ या अभियुक्त को दिए जाएंगे। शिकायतकर्ता से बात होती है कि जो 1,500 रुपए हैं या तो थाना प्रभारी या फिर अभियुक्त हेड कांस्टेबल को दिए जाएंगे। उसके बाद शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त में जाकर के शिकायत दर्ज कराई और लोकायुक्त में जब शिकायत दर्ज करवाई तो 1,500 रुपए पेश किए। शिकायतकर्ता ने 100 के 15 नोट थे। इन नोटों के नंबर नोट किए गए पंचों के द्वारा। फिनाप्थिलीन पाउडर की प्रक्रिया कंप्लीट की गई, यानी कि फिनाप्थिलीन पाउडर नोटों पे लगाया गया। उसके बाद संपूर्ण कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता को रुपए वापस दिए गए और समझाइश दी गई कि रुपए देने के बाद संकेतिक जो निर्धारित इशारा है वो करना है। उसके बाद ट्रैप दल और शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन जाते हैं। ट्रैप दल के साथ शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन जाता है और अभियुक्त पुलिस स्टेशन में न मिलने पर अपीलार्थी अभियुक्त के घर जाता है शिकायतकर्ता और शिकायतकर्ता अभियुक्त को 1,500 रुपए सौंपता है। क्या करता है? शिकायतकर्ता को 1,500 रुपए सौंपे और ट्रैप पार्टी को निर्देशानुसार अपने सिर पर हाथ रखते हुए इशारा किया। ट्रैप पार्टी ने अपीलार्थी को पकड़ लिया, अभियुक्त को पकड़ लिया और अभियुक्त ने नोट जमीन पर फेंके। वहीं जमीन पर से 1,500 रुपए बरामद किए गए। मौके पर हाथ धुलाने की प्रोसीडिंग की गई। जैसे ही अभियुक्त के हाथों की उंगलियों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबाया गया तो उसका रंग क्या हो गया? गुलाबी हो गया। घोल को मौके पर सील किया गया। नोटों का जब्ती ज्ञापन पंचनामा मौके पर तैयार किया गया और उसके बाद संपूर्ण कार्रवाई चली। इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। आरोप तय किए गए और अभियुक्त के द्वारा आरोप से इनकार कर दिए गए और बताया गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। क्या बताया गया कि उसके द्वारा झूठा फंसाया गया है। और अभियुक्त का बचाव ये था कि वह 13/12/1986 से 19/12/1986 तक छुट्टी पर था। वह 19/12/1986 की दोपहर को ही पुलिस स्टेशन वापस आया था। ट्रैप पार्टी को एसएचओ नहीं मिले, ट्रैप पार्टी को थाना प्रभारी नहीं मिले, तो इस कारण उसके ऊपर झूठा केस बनाया गया है। ये डिफेंस था किसका? अभियुक्त का। फिर से समझिए डिफेंस क्या है। देखिए, ट्रैप हो रहा 19/12/1986 को और 13/12/1986 से 19/12/1986 को अभियुक्त छुट्टी पर था। ये उसने सिद्ध किया कि वह छुट्टी पर था और साथ ही साथ एसएचओ उस दिन थाने पे नहीं थे। 19/12/1986 को अभियुक्त था जिसे कि लोकायुक्त के द्वारा झूठा फंसाया गया है। उसके बाद होता क्या है कि माननीय हाईकोर्ट में दोनों पक्षों के अधिवक्ता के द्वारा अपना अपना पक्ष रखा गया। अभियुक्त के अधिवक्ता ने जो तर्क दिए वो भी हम आपको बताएंगे और फिर उसके बाद माननीय न्यायालय ने क्या कहा वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बीच में छोड़ देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। माननीय हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात पाया कि विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त अपराधी को धारा 7 और धारा 13 1D में दोषी पाया और सजा सुनाई है। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और साक्ष्य पर जो उपलब्ध सामग्री है उसका अवलोकन माननीय हाईकोर्ट के द्वारा किया गया। अभियुक्त जो अपील करता है कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से तर्क दिया, यानी कि जो अभियुक्त है उसके वकील ने हाई कोर्ट में जोरदार ढंग से
तर्क दिया कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि अभियोजन पक्ष का मामला स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, शिकायतकर्ता सहयोगी है और वह विश्वसनीय गवाह नहीं है। साथियों, शिकायतकर्ता सहयोगी है और वह विश्वसनीय गवाह नहीं है, इस बात पर जोरदार तर्क किया अभियुक्त अपीलकर्ता के अधिवक्ता के द्वारा। उसके बाद यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि एसएचओ द्वारा अवैध रिश्वत की मांग की गई थी। एसएचओ की अनुपस्थिति में एसएचओ के लिए अपीलकर्ता को राशि सौंप दी गई थी। अपीलकर्ता द्वारा अवैध रिश्वत की मांग का कोई प्रस्ताव नहीं था और साक्ष्य पर विद्वान ट्रायल कोर्ट ने उचित तरीके से विचार नहीं किया है। अपीलकर्ता को अनुमान के आधार पर दोषी ठहराया गया है। इसके विपरीत, ये तो हो गया अपीलार्थी अभियुक्त के अधिवक्ता के तर्क। इसके विपरीत विद्वान सरकारी अभियोजक ने तर्क दिया कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और उसे उपयुक्त सजा देने में कोई गलती नहीं की है। इसके बाद माननीय न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि दिनांक 19/12/1986 को अपीलार्थी चिरंजी लाल पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद में तैनात थे तथा वह लोक सेवक थे। अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा इस बात को चुनौती नहीं दी गई है। माननीय न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी को जो 1500 रुपए दिए थे तथा यह धनराशि अपीलार्थी अभियुक्त के घर के पर्स से बरामद की गई है, इस बात पर कोई चुनौती नहीं दी गई है कि जो अभियुक्त के घर के पर्स से 1500 रुपए बरामद की गई, इस बात पर जोर नहीं दिया गया है। इस संबंध में जो अभियोजन गवाह हैं, इन गवाहों के साक्ष्यों को देखने से यह साबित होता है कि शिकायतकर्ता ने 19/12/1986 को ट्रैप के लिए आवेदन प्रस्तुत किया और ट्रैप की व्यवस्था की गई। शिकायतकर्ता द्वारा करेंसी नोट लाए गए थे और उन करेंसी नोटों पर फेनोक्सिलिन पाउडर लगाया गया और संबंधित लोक सेवक को नोट देने के लिए शिकायतकर्ता को सौंप दिए गए थे। नोटों की संख्या भी लिखी गई थी और ट्रैप पार्टी ने मौके पर जाकर के सफलतापूर्वक पैसे बरामद भी किए थे। अन्य औपचारिकताएं जैसे कि शिकायतकर्ता के हाथ सोडियम कार्बोनेट से धुलवाए गए जो गुलाबी हो गए थे, पूरी की थी। जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी की गई थी। तो ये इस किससे होता है क्लियर? जो अभियोजन की सामग्री है, गवाह है, उससे क्लियर होता है कि अभियुक्त के घर के फर्श से रुपए बरामद हुए थे और वो नोट शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किए थे और आवेदन भी लोकायुक्त कार्यालय में शिकायतकर्ता के द्वारा दिया गया था। उसके बाद क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन साथियों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर बीच में वीडियो छोड़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि परितोष की राशि, अवैध परितोष की राशि की मांग को साबित नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया? कि शिकायतकर्ता से अभियुक्त के द्वारा अवैध परितोष की राशि की मांग की गई हो ऐसा साबित नहीं किया गया है। कि अवैध परितोष की राशि की मांग की गई हो ऐसा साबित नहीं किया गया है। और अभियुक्त शिकायतकर्ता का पक्ष लेने में सक्षम नहीं था, मतलब उसका काम करने में सक्षम नहीं था। और एसएचओ की मौजूदगी में, थाना प्रभारी की मौजूदगी में हेड कांस्टेबल शिकायतकर्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा करने के लिए अधिकृत नहीं था। अपीलकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता को अवैध परितोष के लिए प्रस्ताव नहीं दिया गया, न ही कोई प्रस्ताव दिया गया। अपीलकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता को अवैध परितोष के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिया था। क्या नहीं दिया था? कोई प्रस्ताव नहीं दिया था। और क्या तर्क दिया गया अधिवक्ता के द्वारा? एसएचओ जो हैं सक्षम अधिकारी कौन थे? थाना प्रभारी सक्षम अधिकारी हैं, जिनके द्वारा अग्रिम जमानत पर रिहा करने के लिए शिकायतकर्ता से अवैध परितोष की यानी रिश्वत की मांग की गई थी। थाना प्रभारी जिस दिन ट्रैप दल आया था, थाना प्रभारी 19/12/1986 को मुख्यालय में मौजूद नहीं थे, यानी कि उस समय बाहर थे मुख्यालय से। शिकायतकर्ता ने यह पैसा थाना प्रभारी को देने के लिए सौंपा है। किसको? अभियुक्त को। जो 1500 रुपए हैं वो थाना प्रभारी को देने के लिए सौंपा है, झूठा फंसाया गया है, ऐसा तर्क अधिवक्ता के द्वारा, अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया। माननीय हाईकोर्ट ने आगे कहा कि आवेदन के माध्यम से उल्लेख किया गया है कि आवेदन जो प्रस्तुत किया गया उसके माध्यम से उल्लेख किया गया है कि थाना प्रभारी और
अभियुक्त हेड कांस्टेबल ने शिकायतकर्ता से अवैध रिश्वत के रूप में पैसे की मांग की और यह तय हुआ कि उन्हें पैसे कैसे दिए जाएंगे। यह भी तय हुआ कि पैसे कैसे दिए जाएंगे। तो एसएचओ और शिकायतकर्ता इन दोनों के घर में पैसे कैसे दिए जाएंगे, एसएचओ के घर या शिकायतकर्ता के घर पर। लेकिन अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से यह तथ्य पुष्ट नहीं हुआ है कि अपीलकर्ता ने जो अभियुक्त है, अपीलकर्ता ने थाना प्रभारी के साथ मिलकर के 1500 रुपए अवैध रिश्वत की मांग की थी। यह बात सिद्ध नहीं हुई है, यह साबित नहीं हुई है अभियोजन की ओर से कि जो रिश्वत की मांग है वह थाना प्रभारी के साथ मिलकर के अभियुक्त अपीलकर्ता के द्वारा की गई थी। शिकायतकर्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से गवाही दी है कि वह अपने पिता के साथ अभियुक्त अपीलकर्ता हेड कांस्टेबल के साथ पुलिस स्टेशन गया, जहां पर थाना प्रभारी उनसे मिले और उनसे कहा कि आपने अग्रिम जमानत क्यों ली और कितने मामलों में आपको छूट मिलेगी। उन्होंने विशेष रूप से गवाही दी कि जो शिकायतकर्ता है उन्होंने विशेष रूप से गवाही दी कि थाना प्रभारी ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए 5000 रुपए अवैध रिश्वत की मांग की और अवैध रिश्वत के तौर पर 1500 रुपए दिए। नतीजन शिकायतकर्ता को थाने से छोड़ दिया गया और वह सीधे लोकायुक्त सागर पहुंच गया, कार्यालय लोकायुक्त पहुंच गया। ट्रैप की व्यवस्था की गई। मुख्य परीक्षा में शिकायतकर्ता ने बयान दिया कि तय हुआ था कि थाना प्रभारी को पैसे देगा या एसएचओ के निर्देश पर वह अभियुक्त को पैसे दे देगा। अपनी जिरह के दौरान शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से स्वीकार किया कि 19/12/1986 को वह अन्य अधिकारियों के साथ थाना परिसर गया था, लेकिन शहर से बाहर होने के कारण वह थाना प्रभारी से नहीं मिल सका। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ट्रैप की व्यवस्था शुरू में थाना प्रभारी के लिए की गई थी। सौभाग्य से वह शहर में नहीं थे। नतीजन अभियुक्त अपीलार्थी को पैसे सौंप दिए गए। शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से स्वीकार किया कि थाना प्रभारी ने 3-4 दिन में पैसों का इंतजाम करने को कहा था, लेकिन उसने उनसे अनुरोध किया कि वह 7-8 दिन में पैसों का इंतजाम कर देगा। इसके बाद वह पुलिस थाने से चला गया। शिकायतकर्ता ने यह भी बयान दिया कि वह अग्रिम जमानत के आदेश के साथ पुलिस थाने गया और थाना प्रभारी से कहा कि उसके पास अग्रिम जमानत का आदेश है। थाना प्रभारी ने प्रतिक्रिया दी कि कितने मामलों में तुम्हें जमानत मिलेगी। शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से बयान दिया कि ट्रैप की तारीख पर सबसे पहले उसने थाना प्रभारी की तलाश की, लेकिन उसे पता चला कि थाना प्रभारी थाने से बाहर है। ट्रैप पार्टी ने उसे जाकर देखने को कहा कि हेड कांस्टेबल शहर में है या नहीं, अगर वह शहर में है तो उसके घर जाओ। उसने यह भी बयान दिया। शिकायतकर्ता ने बयान दिया कि सबसे पहले थाने पहुंचकर उसने थाना प्रभारी को तलाशा, लेकिन थाना प्रभारी नहीं मिले। फिर वापस ट्रैप टीम को बताया तो ट्रैप टीम ने कहा कि जो हेड कांस्टेबल है उनको जाकर के तलाशो, और वो नहीं मिलते तो उनके घर में जाकर के तलाशो। उसके बाद शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी अभियुक्त को 1500 रुपए दिए। अपीलार्थी अभियुक्त ने उनसे कहा कि यह पैसा साहब के लिए यानी एसएचओ के लिए है, और उसने अपने लिए पैसे मांगे। उसके बाद ट्रैप पार्टी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। देखिए साथियों, जैसे 1500 रुपए अभियुक्त को दिए गए, अभियुक्त ने कहा कि ये पैसे साहब के लिए हैं और अपने लिए मांगे। इतने में ट्रैप दल ने पकड़ लिए, ऐसा शिकायतकर्ता ने बयान दिया। ट्रैप पार्टी ने दौड़कर पकड़ लिया। अपीलकर्ता यानी अभियुक्त ने दोहराया कि करेंसी नोट उसके नहीं है। अभियुक्त ने फिर से दोहराया कि करेंसी नोट उसके नहीं है, ये नोट साहब के हैं यानी एसएचओ थाना प्रभारी के हैं। अपीलकर्ता अभियुक्त ने यह बताया कि वह ये नोट साहब को दे देगा, यह नोट साहब को दे देगा। शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से आगे कहा कि अभियुक्त उसके पास आया और उसे उसके पिता के साथ पुलिस स्टेशन बटियागढ़ ले गया। पुलिस स्टेशन जाते समय शिकायतकर्ता ने अभियुक्त से कहा कि उनके पास अग्रिम जमानत के आदेश हैं। तब अभियुक्त ने उनसे कहा कि थाना प्रभारी ने बुलाया है। किसने बुलाया है? थाना प्रभारी ने बुलाया। अभियुक्त ने खुद कहा शिकायतकर्ता से कि उन्हें थाना प्रभारी ने बुलाया है। आपको पुलिस स्टेशन में जमानत के कागजात और व्यक्तिगत बॉन्ड दाखिल करने होंगे। शिकायतकर्ता के पिता ने भी बयान दिए। उन्हें
एसएचओ ने थाने में बुलाया था, थाना प्रभारी ने थाने में बुलाया था और शिकायतकर्ता थाना प्रभारी के साथ बैठे थे और उनके बीच पैसों के संबंध में बातचीत चल रही थी। करने के पश्चात अपीलकर्ता अभियुक्त के विरुद्ध अनुमान है, लेकिन जहां अभियुक्त ने जिरह करके अपने विरुद्ध अनुमान का खंडन किया था, गवाहों और बचाव पक्ष की कहानी की पुष्टि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा की गई थी और अभियोजन पक्ष मामले में रिश्वत के उद्देश्य को साबित नहीं कर सका था। अभियोजन पक्ष रिश्वत के उद्देश्य को साबित नहीं कर सका था, वहां अभियुक्त बरी होने का हकदार होगा। जहां पर अभियोजन पक्ष रिश्वत के उद्देश्य को साबित नहीं कर सका, वहां पर अभियुक्त बरी होने का हकदार होगा। जहां रिश्वत मांगने का उद्देश्य साबित नहीं होता, वहां अभियुक्त को रिश्वत के अवैध परितोषण प्राप्त करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। किसी लोक सेवक को किसी व्यक्ति से अवैध परितोषण स्वीकार करना, प्राप्त करना, स्वीकार करने के लिए सहमत होना, प्राप्त करने का प्रयास करना होता है। अवैध परितोषण की पेशकश और फिर स्वीकृति कानूनी पारिश्रमिक के अलावा उस व्यक्ति के पक्ष में आधिकारिक कार्य करने के साथ उस व्यक्ति द्वारा राशि का भुगतान करने के लिए उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में वाक्यांश का अर्थ है, यह समझकर कि रिश्वत लोक सेवक की ओर से किसी आधिकारिक कार्य आचरण के प्रतिफल के रूप में दी गई है। कानून में सरकारी कर्मचारी द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों के संबंध में कोई उपकार करने या कोई सेवा प्रदान करने में असमर्थता इस धारा के तहत अपराध स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करती है। यह साबित करना आवश्यक है कि लोक सेवक किसी भी आधिकारिक कार्य को करने या ना करने या किसी व्यक्ति के किसी उपकार या अनुग्रह के लिए या किसी व्यक्ति को ऐसे लोक सेवक के रूप में कोई सेवा या अपकार करने के लिए एक मकसद या पुरस्कार के रूप में अवैध परितोषण स्वीकार करता है या प्राप्त करता है या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसा कि इस केस में देखा गया है कि रिकॉर्ड पर कोई सबूत और उपस्थिति नहीं है कि अभियुक्त हेड कांस्टेबल ने शिकायतकर्ता से अवैध परितोषण की मांग की है और अपीलकर्ता अभियुक्त को अपने अधिकारित कर्तव्य के संबंध में कोई उपकार करने या कोई सेवा प्रदान करने की स्थिति में वह था। इसके विपरीत यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं कि वास्तव में थाना प्रभारी ने शिकायतकर्ता से और उसके पिता को जमानत पर रिहा करने के लिए अवैध परितोषण की मांग की और अपीलकर्ता के ज्ञान में नहीं था। 19/12/1986 को शिकायतकर्ता द्वारा सौंपे गए रुपए, जब शिकायतकर्ता के द्वारा रुपए सौंपे गए, यह कहते हुए दिए गए रुपए अभियुक्त को कि पैसा थाना प्रभारी के लिए है, थाना प्रभारी के वापस आते ही भुगतान कर देना। क्या कर देना? थाना प्रभारी के वापस आते ही भुगतान कर देना। थाने के रोजनामचा साना से सिद्ध होता है कि अभियुक्त अपीलकर्ता 13/11/1986 से 19/11/1986 तक अवकाश पर था। यानी 19/11/1986 को जिस दिन ट्रेप हुआ है उस दिन को वह दोपहर में ही वापस आया। इस तथ्य से यह भी पता चलता है कि अपीलकर्ता अभियुक्त को जानकारी नहीं थी कि 13/11/1986 से 19/11/1986 की दोपहर के बीच शिकायतकर्ता और थाना प्रभारी के बीच क्या षड्यंत्र हुआ है, इस चीज की भी अभियुक्त को जानकारी नहीं थी। इस संबंध में राज बनाम के नरसिंहचारी 2005 AIR SCW 6275 2006 518 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि साक्ष्य और परिस्थितियों में रिश्वत की मांग साबित नहीं होती है तो आरोपी बरी होने का हकदार है। रामलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2005 में भी इस न्यायालय की एकल पीठ ने माना कि यदि रिश्वत की मांग साबित नहीं होती है और आरोपी शिकायतकर्ता के बीच हुए समझौते में पक्षकार नहीं है तो भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? तब भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस माननीय न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्त अपीलकर्ता हेड कांस्टेबल एक लोक सेवक के रूप में कानून के अनुसार शिकायतकर्ता को उसके आधिकारिक कर्तव्य के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने या उसका पक्ष लेने के लिए अधिकृत था। यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से रिश्वत या अवैध परितोषण की मांग की या स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ और अग्रिम जमानत स्वीकार करने के बाद उसे रिहा करने के लिए अपने लिए रिश्वत प्राप्त की। अपीलकर्ता ने अपने खिलाफ उठाए गए सभी अनुमानों का सफलतापूर्वक खंडन किया। क्या किया? सफलतापूर्वक खंडन किया और अपीलकर्ता के खिलाफ कथित अपराध साबित
करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जो आधार है ये कि मामले में जो 1500 रुपए की जब्ती की गई है कोई महत्व नहीं रखती है। मामले के विशिष्ट तथ्यों परिस्थितियों में अपीलकर्ता से या अपीलकर्ता के घर से 1500 रुपए की जब्ती का कोई महत्व नहीं रखती है और अपीलकर्ता के खिलाफ कथित अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त भी नहीं है। विद्वान कोर्ट ने यह मानते हुए गलती की है कि अभियोजन पक्ष ने धारा 161 आईपीसी के साथ पीसी एक्ट अधिनियम की धारा 7 और अधिनियम की धारा 13 के तहत अपीलकर्ता अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित कर दिए हैं और उसे उपरोक्त रूप से दोषी ठहराया और सजा सुनाई है। विद्वान कोर्ट द्वारा किया गया निष्कर्ष अवैध और विकृत है, कानून में टिकने योग्य नहीं है। उसे आरोपित अपराध के गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है और गलत तरीके से दंडित किया गया है। अपील स्वीकार की जाती है। ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोष सिद्धि सजा के विवादित निर्णय को रद्द किया जाता है। अभियुक्त अपीलकर्ता हेड कांस्टेबल को धारा 7 धारा 13(1)D के तहत आरोपों से बरी किया जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से माननीय हाईकोर्ट ने अभियुक्त को बरी कर दिया। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू साथियों।